हेलो एवरीवन। पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन स्कीम में कौन बिजनेसमैन आपका रजिस्टर्ड हो सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, टर्नओवर कितना होना चाहिए, और अगर सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसमैन है तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं, टैक्स रेट की बात करते हैं कि अगर आपकी कोई ट्रेडिंग कंपनी है और आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करते हो, मीन्स आप गुड्स में डील करते हो, आप चाहे ट्रेडर हो और आप चाहे मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको जो जीएसटी पे करनी होगी वो अपने टर्नओवर का 1% पे करना होगा। और जो जीएसटी का पेमेंट होता है वो क्वार्टरली होता है। सपोज आपने 2 लाख रुपीज़ की किसी क्वार्टर में सेल्स की, तो 2 लाख का 1% हो गया आपका 2000, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0.5% आपको CGST के नाम से पे करना होगा, 0.5 आपको HST के नाम से पे करना होगा, और टोटल आपको 1% का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपकी बात आती है सर्विस प्रोवाइडर स्कीम में। अगर आप कंपोजिशन स्कीम है तो आपको 3% प्लस 3% टोटल 6% पे करना होगा। मीन्स अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आपका जो भी टर्नओवर होगा उसका टोटल आपको 6% पे करना होगा, जिसमें से 3% आपका CGST के नाम से होगा और 3% आपका HST के नाम से होगा। इसके बाद अगर आप कोई रेस्टोरेंट वर्क करते हो तो उसमें जो जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम अगर आपने रजिस्टर्ड करा रखी है, कंपोजिशन स्कीम के अंडर में अपना आपने पंजीकरण कराया है, तो उसमें जीएसटी का रेट होगा 5%। 2.5% आपका SGST होगा, 2.5% आपका CGST होगा। तो मीन्स आपके पास जो कंपोजिशन स्कीम की टैक्स रेट हैं वो टोटल तीन पार्ट में डिवाइड हैं, 1%, 5% एंड 6%। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर अंडर कंपोजिशन स्कीम हो अदर देन रेस्टोरेंट, तो आपको 6% के अकॉर्डिंग पे करना होगा। और रेस्टोरेंट केस में मीन्स कैटेगरी सेकेंड केस में आपको जीएसटी का पेमेंट जो करना होगा वो 5% पेमेंट करना होगा। इसके बाद आता है आपका एलिजिबल पर्सन फॉर कंपोजिशन। मीन्स जो आपका कंपोजिशन स्कीम है उसमें सभी लोग रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। कुछ उसमें कैटेगरी बताई गई है, कुछ उसमें क्राइटेरिया रखा गया है, सिर्फ वही लोग आपके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसमैन इस स्कीम में तभी रजिस्टर्ड हो सकते हैं जब उनका टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ से कम होगा। अगर आप ट्रेडिंग में गुड्स में ट्रेड करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उस केस में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। बट अगर आप उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में हो तो जो आपकी लिमिट थी 1.5 करोड़ वो लिमिट हो जाएगी 75 लाख रुपीज़। मीन्स अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ से कम होगा तो ही आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो, और अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ उससे ज़्यादा होगा तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो आप अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो आपको सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल करनी होगी। आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते हो। इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल में क्या डिफरेंस है? इंट्रा स्टेट सेल्स बेसिकली होता है जब आप विथ इन स्टेट गुड्स को सोल्ड करते हो, सर्विस को प्रोवाइड करते हो, देन दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल्स बेसिकली मीन्स जब आप अदर स्टेट्स को गुड्स सोल्ड करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल्स। तो इंटर स्टेट सेल्स है अगर, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने के लिए आपका इंट्रा स्टेट सेल ही होना चाहिए। मीन्स अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो फिर आपको विथ इन स्टेट ही गुड सोल्ड करना होगा, अदर स्टेट में आप गुड सोल्ड नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ कि अगर आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी में बिजनेस करते हो, सपोज आप फ्लिपकार्ट पे गुड सोल्ड करते हो, अमेज़ॉन पे गुड सोल्ड करते हो, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। तो ये आपकी
क्राइटेरिया बताया गया था कि कौन पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकता है और कौन पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और देखिए हेडिंग है आपकी, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी। तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि जैसे सपोज पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसमैन हो और आपका टर्नओवर 50 लाख रुपये से कम है तो ही आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो इसका मीन्स ये हो गया कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था आपका 1.5 करोड़ रुपीस तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो इसका सेकेंड पॉइंट ये भी हो गया कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। इसका एक और पॉइंट्स था कि अगर कुछ स्पेसिफिक स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में, और आपका बिजनेस 75 लाख रुपीज़ टर्नओवर आपका 75 लाख रुपीज़ से कम था तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते थे। तो इसी का सेकेंड पॉइंट ये भी हो गया कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। इसके बाद एक ये भी पॉइंट्स था आपका कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होना है तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या इस तरह की ई कॉमर्स कंपनीज के साथ वर्क नहीं कर रहे हो। तो इसका मीन्स ये हो गया कि अगर आप इस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, इस तरह की कॉमर्स कंपनी के साथ के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। तो ये पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम अगर ये समझ लेते हैं एलिजिबल पर्सन तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी कैटेगरी में कौन कौन से बिजनेसमैन नहीं आते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।